हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है और इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के कितने टाइप है और एसआईपी और कंपाउंडिंग के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली चलो आप मान लो कि आपको कहीं पे जाना है, मान लो गोवा जाना है, तो आप क्या करोगे, अपनी कार खुद चला के जाओगे। जो आपको कार चलाना आती है और रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता है और रास्ता पता है, तो आप कार खुद चला के जा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आप ड्राइवर रख के जा सकते हैं। तो ड्राइवर को पता होता है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और उसको सब रूल्स और रेगुलेशन सब पता है, तो आप ड्राइवर रख के भी जा सकते हैं। तो ये दो कंडीशन होती है। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है कि आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज कम है, आपके पास टाइम कम है और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड में, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करता है और अलग अलग जगह पे लगाता है। लाइक इक्विटी है, बॉन्ड्स है और लैंड्स कहीं पे भी लगाते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करता है जहाँ पे रिटर्न हाई मिलने का चांसेस है और कम रिस्क वाला है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो होता है म्यूचुअल फंड। अभी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के कितने टाइप हैं। तो 5 टाइप के म्यूचुअल फंड होता है। तो देखिए कौन से टाइप है। तो सबसे पहले टाइप में आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो सभी जगह से पैसा इकट्ठा किया है वो इक्विटी में मीन्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में क्या होता है कि जो पैसा इकट्ठा किए गए हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और सीओडी और कंपनी पेपर्स में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर है वो हमारा पैसा दोनों जगह एक साथ इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में और डेब्ट फंड में। तो उसका पोर्शन रहता है कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है पोर्शन। और चौथा आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि आपका फ्यूचर प्लान के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास चाइल्ड है तो चाइल्ड का मैरिज के लिए आपको एसआईपी करना है, तो उसके हिसाब से वो इसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। और अगर एजुकेशन का प्लान है तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे। और लास्ट में आता है अदर फंड्स। अदर फंड्स में क्या होता है, इंडेक्स फंड आते हैं। तो हमारा पैसा है जो म्यूचुअल फंड को हमने दिया है वो इंडेक्स फंड में, यानी कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट सीधे। तो ये होते हैं 5 टाइप के म्यूचुअल फंड्स। अभी आके देखेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीका है। आपको सबसे पहले तो किसी भी ऐप का डीमेट अकाउंट चाहिए। तो डीमेट अकाउंट सबसे पहले ओपन कर लेने का है। उसके बाद क्या है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी और लमसम 2 टाइप से इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो लमसम में क्या होता है कि आप एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। मीन्स कि आपके पास कोई मीन्स कुछ घर वर बेचा है या कुछ भी, कहीं पे भी आपको इनकम एक साथ आया है पैसा, तो आप उसमें एक साथ डाल देते हैं। वो उसको बोलते हैं लमसम। लमसम अमाउंट एक साथ आपने पैसे डाले होते हैं। और दूसरा क्या होता है सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है कि आप अगर सैलरीड है तो आपको एवरी मंथ सैलरी आती है, तो आप मंथली या क्वार्टरली या डेली या 15 डेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट का फिक्स डेट पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक हो जाता है अपने अकाउंट में ऑटो पे चालू करके। तो क्या है कि एवरी मंथ आपके जितना आपने पैसा फिक्स किया है उतना अपने अकाउंट से कट जाएगा। तो चलो आज देखते हैं हम
एसआईपी के बारे में और कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि एसआईपी क्या होता है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम डिसिप्लिन से हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं एवरी मंथ या एवरी 15 डे, एवरी वीक और ईयरली, क्वार्टरली, आपको जो ठीक लगे इस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो हम जानते हैं सबसे पहले कि कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है। तो कंपाउंडिंग का पावर देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपीज़, 10,000 हम एवरी मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो एक सालों में हमको कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करेंगे ईयरली 12%, 12% से हमको ईयरली रिटर्न मिल रहा है, तो कितना अमाउंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 10,000 रुपये एक सालों के लिए इन्वेस्ट किया 12% के हिसाब से। तो देखिए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़ और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,27,000, 7,665 रुपीज़ का हमको रिटर्न मिल जाता है। तो 12% के हिसाब से हमको 7,000 का हमको रिटर्न मिला है। और चलो देखते हैं कि 5 सालों के लिए हम कंटिन्यू करते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है। तो अगर हमने ये 10,000 की एसआईपी 5 सालों के लिए कंटिन्यू रखा और 12% का उसमें रिटर्न मिला, तो उसके हिसाब से कितना पैसा होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 सालों में, और उसका रिटर्न हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ रिटर्न मिलता है और टोटल अमाउंट हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। तो 5 सालों के बाद हमारा 6 लाख की वैल्यू हो जाएगी 8 लाख रुपीज़। तो 12% के हिसाब से 2 लाख का हमें रिटर्न मिलेगा 5 सालों में। तो देखते हैं कि एक साल में हमने इन्वेस्ट किया तो एक सालों के लिए हमको रिटर्न मिला था 7,000 रुपीज़। तो 5 सालों में 2 लाख का रिटर्न कैसे मिल गया। अगर पहले साल में 7,000 मिला है तो दूसरे साल में ऐसे हमको 5 सालों के लिए कैलकुलेट करें 1 लाख का, तो पहले साल का 1 लाख का 7,000, दूसरे साल 2 लाख का 14,000, ऐसे करके करके 2 लाख तो नहीं होता है। तो ये कैसे हो गया। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें क्या होता है एसआईपी में, जो आप इन्वेस्ट करते हैं एवरी मंथ, तो उसमें क्या है कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहता है। जो मार्केट में जहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसमें जैसा रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से एसआईपी में फ्लक्चुएशन आता है। तो जो उसमें रिटर्न मिला है उसका भी रिटर्न मिलेगा, और आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करते रहते हो तो बेसिक अमाउंट भी बढ़ता रहता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये 2 लाख का रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न का भी रिटर्न मिलता रहता है। जो रिटर्न है वो इन्वेस्ट होता रहता है, जितना रिटर्न मिलता है तो उससे भी हमको रिटर्न मिलता है। तो अभी पहले साल हमको मिला था 7,000 का रिटर्न, तो उसके बाद दूसरे साल हमारा अमाउंट 1,27,000 हो जाएगा। हमको उसके 1,27,000 का 12% मिलेगा। अभी हमारा अमाउंट 1,27,000 हो जाएगा, क्योंकि हमको जो रिटर्न मिला है 7,000 उसका भी हमको रिटर्न मिलने वाला है 12% से, मीन्स कि जो एसआईपी का जो रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो अब और कैलकुलेट करते हैं कि और हमने ये एसआईपी 10 सालों के लिए कंटिन्यू किया तो हमको कितना रिटर्न मिलेगा। हमारे 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 10 सालों के लिए 10,000 हम इन्वेस्ट करते हैं और 12% का हमको रिटर्न मिलता है। तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपीज़। 10 सालों में हमने 12 लाख रुपया इकट्ठा किया और टोटल वैल्यू हो जाएगी 22 लाख रुपीज़। जो 12 लाख रुपीज़ है वो 10 सालों में हो जाएगा 22 लाख रुपीज़। तो उसमें कितना रिटर्न मिला हमको 10,40,000 रुपये का। 10 सालों के लिए 10,000 12% के हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया तो उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 22 लाख रुपीज़। उसमें से 10 लाख रुपीज़ हमारा रिटर्न है, समझ रहे हो।
तो उसमें कंपाउंडिंग होता रहता है और रिटर्न का भी रिटर्न मिलता रहता है, तो बेटर रिटर्न मिलता है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं 20 ईयर्स के लिए, तो 10,000 रुपीज़ हम 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 24 लाख रुपीज़। 24 लाख रुपया हमने टोटल इन्वेस्ट किया होगा और उसका रिटर्न हमको मिला होगा 67.98 लाख रुपीज़। मीन्स कितना मिला आपको? करीब करीब 68 लाख जितना आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 91.98 लाख रुपीज़, करीब 92 लाख रुपीज़ जितना आपके पास पैसा हो जाएगा। तो 21-22 सालों में आप करोड़पति बन जाओगे इन्वेस्ट करके। तो और आगे का हम कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि 30 सालों के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा मिलता है। तो देखिए 10,000 का हम 30 सालों के लिए SIP कंटिन्यू करते हैं और 12% का रिटर्न हम एजम्पशन करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 36 लाख रुपीज़। हमने 30 सालों में 36 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा। तो 36 लाख रुपीज़ का वैल्यू हो जाएगा 30 सालों के बाद 3 करोड़ 8 लाख रुपीज़। समझ पा रहे हो? 30 सालों में 10,000 इन्वेस्ट रेगुलर करते हैं तो 30 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36 लाख रुपीज़ और टोटल उसका वैल्यू हो जाएगा 3 करोड़ 8 लाख रुपीज़। उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 2 करोड़ 72 लाख रुपीज़ का। 2.72 लाख करोड़ का आपको 2.72 करोड़ का आपको रिटर्न मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 36 लाख है, उसमें रिटर्न 2 करोड़ 72 लाख का रिटर्न मिल रहा है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 3 करोड़ 8 लाख रुपीज़। समझ पा रहे हो? 30 सालों के लिए हम कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 3 करोड़ कम से कम होगा। और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो 40 सालों के लिए हिसाब करते हैं तो कितना मिलता है। अगर 40 सालों के लिए हमने 10,000 मंथली इन्वेस्ट किए तो एक साल का 1,20,000, तो उसके हिसाब से 48 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएगा आपका 40 सालों में। 48 लाख आपका हो जाएगा 40 सालों में, तो उसका रिटर्न कितना होगा चलो देखते हैं। सिर्फ आपने 48 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 40 सालों में, तो उसका टोटल रिटर्न हो जाएगा 9 करोड़ 31 लाख, 9.31 करोड़ रुपीज़। समझ पा रहे हो कितना रिटर्न मिलता है? आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ है 48 लाख रुपीज़ इन 40 सालों में। 40 सालों में आपका 48 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उसकी वैल्यू 40 साल के बाद हो जाएगी 9 करोड़ 79 लाख रुपीज़। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। अगर ये 48 लाख रुपीज़ आपने कहीं पे लॉकर पे डाल दिया होता तो 48 लाख का 48 लाख ही रहता, और इन्वेस्ट नहीं किया होता तो इन्फ्लेशन रेट से ये 6% तो कम हो जाता। मीन्स कि आपको जो 9 करोड़ का रिटर्न मिला है वो 9 करोड़ का रिटर्न नहीं मिलता और 48 लाख रुपीज़ का 48 लाख रुपीज़ ही रहता है। इसमें भी हम कैलकुलेट किए कि 12% से हमको रिटर्न मिला है और 6% इन्फ्लेशन रेट काट देते हैं, तो भी इसका आधा हमको 5 करोड़ के आसपास का रिटर्न तो मिल ही जाता। मीन्स रिटर्न ये पूरा मिलता, हमारी पैसों की वैल्यू 48 लाख से 9 करोड़ ही हो जाता, लेकिन महंगाई भी बढ़ जाती, फिर भी हमारे पास 5 करोड़ रुपया हो जाता है। लोग बोलते हैं कि 40 सालों के बाद कोई इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा, तो वो 48 लाख की वैल्यू भी 9 करोड़ हो जाती है ना, तो इतना महंगा तो नहीं होगा। कुछ भी चीज़ है वो महंगी होगी तो 50 लाख होगा, आपको देखें तो कितना होगा, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। 40 सालों के बाद इतना आप एजम कर सकते हैं कि इतना प्राइस बढ़ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। लेकिन यहाँ पे देखो ये रिटर्न हमारी टोटल वैल्यू 48 लाख कितनी हो गई है, 9 करोड़ रुपीज़। 10 करोड़ रुपीज़ आप कैलकुलेट करें, 50 लाख इन्वेस्टमेंट तो कितना टाइम हो गया, 20 टाइम, 20 गुना ज़्यादा रुपया आपका हो गया 40 साल में। तो 20 गुना तो कहीं पे भी रिटर्न नहीं मिलेगा ना। आपकी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे भी आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो 20 गुना से तो नहीं बढ़ेगी 40 सालों में। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। SIP के जरिए हम कैसे पैसे बना सकते हैं और इन्फ्लेशन रेट को बीट करके भी इससे भी ज़्यादा रिटर्न हमें इसमें मिल सकता है।
तो आगे हम देखेंगे कि अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होता है और उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले तो क्या होता है, अब एंट्री लोड होता है। जो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देते हैं म्यूचुअल फंड को, तो उसमें वो एंट्री लोड लगाते हैं, मीन्स एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है, जब आपने ड्राइवर रखा है ना आपके फंड को इन्वेस्ट करने के लिए, वो सारा मेहनत करता है ना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो सब रिस्क लेता है ना, टेंशन लेके वो इन्वेस्ट करता है आपके पैसे को। आपको तो आराम से सो जाने का है पैसा दे के, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, तो वो कुछ सेवा तो फ्री में नहीं करेगा, तो उसके लिए चार्ज लगता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो क्या करेगा म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कुछ परसेंट है वो अपना चार्ज निकाल लेते हैं। तो शायद 0.65 के आसपास का चार्ज रहता है। और ये देखने का है कि इसमें चार्ज कम से कम रहे, जितना कम चार्ज होगा उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि आप अगर SIP है या म्यूचुअल फंड है, वो कम समय में निकाल लेते हैं, जो प्री मेचर होता है। अभी आपकी SIP का टाइम पूरा नहीं हुआ है 3 सालों से ऊपर का, या उसमें लिखा हुआ होता है कितने सालों के लिए आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो एग्जिट लोड आपको 1 साल 2 साल, इसमें 1% 2% इसके हिसाब से लगता है। तो जितना एग्जिट लोड कम होगा उतना भी आपको बेनिफिट रहेगा, तो वो भी परसेंटेज के हिसाब से हमारे अमाउंट में से कट जाता है। तीसरा होता है लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड क्या होता है कि काफ़ी सारी SIP में क्या होता है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है कि आप इतने सालों के लिए पैसा नहीं निकाल सकोगे। 3 साल है, 5 साल है, वो अपने म्यूचुअल फंड है उसका, सभी म्यूचुअल फंड का अलग अलग रहता है कि कितने सालों का लॉक पीरियड है। तो लॉक इन पीरियड भी कम से कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया एक साथ, तो लॉक इन पीरियड है 5 सालों का, तो 5 साल तक आप वो पैसा नहीं निकाल सकते अगर आप किसी भी ज़रूरत पड़ी तो लॉक इन पीरियड भी कम होना चाहिए। और लास्ट वाला है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, उसके सामने आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो भी देखना पड़ेगा नहीं कि आप कितने साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सामने उतना रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा करके ये सब देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और फंड मैनेजर के बारे में, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, उसका पोर्टफोलियो देखने का रहता है कि वो कहाँ पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। सेफ जगह पे अच्छी अच्छी कंपनियों में जिसका हिस्टोरी अच्छा रहा हो, तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने का चांस ज़्यादा रहता है और रिस्क भी कम रहता है। अगर ऐसी कंपनी डाल दी आपके फंड मैनेजर ने कि वो बैंकरप्ट होने वाले है, तो आपके पैसे डूबने वाले हैं, आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना हमने 12% का एक्सेप्ट किया था। और अच्छा फंड मैनेजर रहेगा तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, तो हमको 12% की जगह 15%, 20% या 30%, उससे भी ज़्यादा रिटर्न हमको मिल सकता है। काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड है जो उतना भी रिटर्न हमको दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, और देखना है कि फंड मैनेजर और वो म्यूचुअल फंड है वो हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो ये सब था म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी या एक सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करता है और उसको अपनी तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो हमने ये सब जाना, SIP कंपाउंडिंग का पावर। इसमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।